सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की सेकंड क्लास का डिस्कस करेंगे आज। इसमें टॉपिक है हमारा जेल। जेल इज़ ए सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ डिस्पर्जन ऑफ स्मॉलर एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स इन एक्वस लिक्विड विकल। यानी जेल एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं और इसकी कंसंट्रेशन जो है हम यूज करते हैं जेल में वो 0.5 to 2% जो है वो यूजुअली हम यूज करते हैं और इसमें जेलिंग एजेंट होते हैं। और जेल जो है वो मेनली अपन यूज्ड फॉर ल्यूब्रिकेशन फॉर सर्जिकल ग्लोव्स एंड कैथेटर जो होते हैं। जैसे कैथेटर हम यूरिनरी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम जो है यूज करेंगे और सर्जिकल ग्लोव्स होते हैं उन पर जो है जेल हम लगाते हैं। और जेलिंग एजेंट की यदि हम बात करें तो जेलिंग एजेंट में क्या है, नेचुरल जिलेटिन हो सकती है, स्टार्च पेक्टिन, सोडियम एल्जिनेट ट्रागाकेंथ ये नेचुरल है। सेलुलोज पॉलीमर में मेथिल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सिल मेथिल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपिल मेथिल सेलुलोज सेलुलोज पॉलीमर होते हैं। और सिंथेटिक की बात करें तो कार्बोपोल 934 जो है होता है। और प्रिजर्वेटिव यहाँ मेथिल पैराबेन और प्रोपिल पैराबेन मिक्स करते हैं जो कि पैराबीन कहलाते हैं। अब ये जेल से रिलेटेड टर्म है। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ इम्बिबिशन। इम्बिशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ये हमारे पास जेल की एक ड्रॉपलेट है और जेल की ये ड्रॉपलेट सराउंडिंग मीडिया से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वाटर मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ इसके वॉल्यूम में कोई जो है चेंजेबल नहीं होता, इसका वॉल्यूम जितना है उतना ही रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्बिशन इम्बिबिशन बोलते हैं। और टेकिंग अप ए सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड विदाउट ए मेजरेबल इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी विदाउट मेजरेबल इन इंक्रीज वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम जो है वो पर्टिकुलर उतना ही रहेगा जो पहले था। इसने वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब भी किया है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ इसकी ड्रॉपलेट की जो साइज है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो वो क्या कहलाती है, इम्बिबिशन कहलाती हैं। और एक होती है स्वेलिंग। ये क्या है, स्वेलिंग। जैसे ये हमारा जेल के अंदर एक मॉलिक्यूल है और इसने भी सराउंडिंग मीडिया से क्या लिया है, इसने वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद इसके अंदर जो है वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्वेलिंग। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जेल के अंदर यदि वाटर मॉलिक्यूल का सराउंडिंग मीडिया से यहाँ एब्जॉर्ब हो और एब्जॉर्ब होने की वजह से इसमें कोई साइज में परिवर्तन नहीं होता, तो वो आई एस कहलाता है, आई इम्बिशन कहलाता है। और साइज में परिवर्तन हो तो एस के नाम से याद रखो कि एस माने क्या होता है, स्वेलिंग, और स्वेलिंग में क्या होगा, साइज में परिवर्तन होगा। इस तरह से याद करें, ये दो प्रोसेस में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का सराउंडिंग मीडिया से एब्जॉर्ब हो रहा है। अब हम इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि यदि हम, ये हमारी जेल है और जेल की ड्रॉपलेट है, हमने इसको धूप में या इसको लॉन्ग टाइम तक इसको स्टैंडिंग पोजीशन में छोड़ दिया, यानी इसको पड़े रहने दिया, हमने यूज नहीं किया, एक बार इसको हमने ओपन किया इसके बाद रख दिया। अब हो सकता है कि इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हो सकते हैं, वो यहाँ एनवायरनमेंट में क्या होंगे, पास आउट हो जाएंगे, यानी यहाँ से बाहर जा सकते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल का बाहर जाना और ये जेल से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो क्या होंगे, एक वर्ड्स आएगा सिनार्सिस, और एक होता है जीरो जेल, और एक होता है पपड़ी आना जिसको हम कहते हैं स्किन फॉर्मेशन। ये तीन मेथड है। इसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास वाटर का जेल का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे, वो बाहर जाएंगे, यानी कुछ दिनों तक हम जेल को जो है रख देते हैं, तो जेल का जो मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाने की वजह से क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं श्रिंक्स बोलते हैं, SHRINKS, यानी जो जेल का मॉलिक्यूल्स है वो श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक किस में होगा, एस के नाम से याद करें, एस यानी सिनार्सिस में श्रिंक होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि स्वेलिंग में जो है एस वर्ड से याद करेंगे कि वहाँ साइज इंक्रीज होगा। तो दो बार मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ जेल के अंदर आ रहे हैं, इम्बिशन एंड स्वेलिंग में, जबकि अब मॉलिक्यूल जो है वो उसको क्या कर रही है, पास आउट कर रही है, बाहर निकाल रही है। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का बाहर जाना, और इसमें फर्स्ट है सिनार्सिस, जिसके अंदर कुछ दिनों तक जेल को पड़ा रहने दी जाए तो ये श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। और इसको हम कह सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकलने का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 2 सिनार्सिस, यानी इसमें स्क्वीज आउट एट ड्रॉपलेट्स, यानी
यहाँ स्क्वीज आउट ऑफ ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है कि वाटर मोलिक्यूल जो है वो बाहर निकल गए। और लॉन्ग स्टैंडिंग यदि जेल को हम रखते हैं तो ये फिनोमेना जो है हमें सिनार्सिस का मिलता है। अब है जीरो जेल। जीरो जेल का मतलब क्या होता है? जीरो जेल, देखो आपके पास हीरो होते हैं, है ना, हीरो, और हीरो आपको बताया कैसा होता है, बलवान होता है इस तरह से, है ना, उसकी बॉडी बिल्डिंग, है ना, सब अच्छी होती हैं। लेकिन अगर इसको हम जीरो बना दें, जीरो बनाने का मतलब है कि इसकी बॉडी जो है इस तरह से ओनली क्या होगी, ऐसे बिल्कुल हड्डियाँ होंगी, बोन्स होंगी और स्किन की एक पतली लेयर होगी, है ना। तो ये जीरो बन गया। जैसे कुपोषण के शिकार होते हैं, जैसे हम क्वाशियोकोर और मेरास्मस या अदरवाइज जो भी डेफिशिएंसी हो उनकी वजह से जीरो इंसान बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जीरो जेल के अंदर क्या होगा, यहाँ जैसे ये क्या है, ये यहाँ जेल का मोलिक्यूल है ना, और इससे लिक्विड बाहर निकल गया और ओनली इसका फ्रेमवर्क बचता है। इसका फ्रेमवर्क इस तरह से है और इसका पूरा कंटेंट बाहर निकल गया, तो ये क्या है, जीरो जेल। तो ये हीरो से जीरो बनना, ये क्या है, जीरो जेल। इसकी जो जेल है उसकी इससे रिलेटेड टर्म है। और एक होती है स्किन फॉर्मेशन। स्किन फॉर्मेशन का मतलब होता है, स्किन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे हम दूध या चाय बनाते हैं और इसके ऊपर चाय बनने के बाद थोड़ी देर रखते ही इसके ऊपर एक पपड़ी आती है ना, यानी एक लेयर बन जाती है और इसी को हम स्किन फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये जेल है और जेल के अंदर ऊपर से इस तरह से पपड़ी आ जाए एक ड्रॉपलेट के ऊपर, है ना, तो उसको स्किन फॉर्मेशन बोलते हैं। क्विक लॉस ऑफ वाटर लीड्स टू स्किन फॉर्मेशन ऑन जेल, दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग ह्यूमेक्टेंट। यानी यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल जो बार बार ड्रॉपलेट वाटर के मॉलिक्यूल जो बाहर पास आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, यहाँ स्क्वीज आउट ऑफ ड्रॉपलेट द जेल बाय इनहिबिटिंग एडिंग ऑफ ह्यूमेक्टेंट। यानी इनको हमें क्या करना है, इनको ह्यूमेक्टेंट ऐड करके इस प्रोसेस को रोका जा सकता है। यानी कभी भी वाटर का लॉस हो रहा है और वाटर का लॉस होना है और तो उसे रोकने के लिए हम ह्यूमेक्टेंट ऐड करते हैं। और ह्यूमेक्टेंट में देखो ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे सब्सटेंस मिक्स करते हैं। और आपको पता है कि जो ह्यूमेक्टेंट होते हैं, पीएच वर्ड से याद किया करो कि जो ह्यूमेक्टेंट होते हैं वही प्लास्टिसाइजर होते हैं। और प्लास्टिसाइजर को हमने कैप्सूल फॉर्म में यूज किया है। और ग्लिसरीन और सोर्बिटोल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल ये सब क्या हैं, ये प्लास्टिसाइजर हैं और ये ह्यूमेक्टेंट भी कहलाते हैं। ह्यूमेक्टेंट मीन्स होता है कि वाटर मोलिक्यूल को ये डिक्रीज होने नहीं देते, और प्लास्टिसाइजर का मतलब है कि उसको इलास्टिक एंड प्लास्टिक बनाए रखते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। अब है इसके बाद में सपोजिटोरीज। और सपोजिटोरीज जो है आपको पता है कि दे आर सॉलिड और सेमी सॉलिड ओसिस्पोरम। ये सॉलिड में भी आती है और सेमी सॉलिड भी होती हैं। और सेमी सॉलिड आपको पता है जो सपोजिटोरीज होते हैं उनकी रूट कौन कौन से होते हैं, जैसे हम रेक्टम रूट से दे सकते हैं, वेजाइनल रूट से दे सकते हैं, या सपोजिटोरीज को यूरिथ्रा रूट से दे सकते हैं, नेजल रूट से दे सकते हैं, या हम इसके अलावा जो है ईयर हमारा जो कान है उससे भी दे सकते हैं। रेक्टल रूट से, वेजाइनल रूट से, यूरिथ्रल, नेजल और ईयर कॉन्स, है ना, इतने रूट से हम इनको सपोजिटोरीज को दे सकते हैं। और सपोजिटोरीज में जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। और इनमें जो है आपको पता है, जैसे मैं रेक्टल रूट से यदि कोई सपोजिटोरी यूज कर रहा हूँ तो ये हमारा सिस्टम, और इस सिस्टम में ये इस तरह से, ये हमारा इंटेस्टाइन और ये हमारा रेक्टम, यहाँ से हम जो है सपोजिटोरीज को एंट्री करवाते हैं और ये हमारा रेक्टल रूट है। और सपोजिटोरीज में जो है इसका मेल्ट जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी इसका जो मेल्टिंग होगा वो कब होगा, वो यहाँ की जो हीट होगी, जो हमारी हीट होती है रेक्टम में, उसी की वजह से ये यहाँ डिसॉल्व हो जाती हैं और यहाँ लोकल और सिस्टेमिक एक्शन आता है। अब हम यहाँ देखते हैं एडवांटेज ऑफ सपोजिटोरीज। देखो, सुटेबल फॉर ड्रग दैट प्रोड्यूस इरिटेटिंग इफेक्ट इन जीआईटी। यानी हम किसी भी ड्रग को जीआईटी सिस्टम से दे रहे हैं और जीआईटी सिस्टम से देने पर हमें जो है जीआईटी को इरिटेट करती हैं, तो हम ओरल रूट से कैंसिल, ऊपर से कैंसिल और इसके नीचे से इंजेक्ट करवाएंगे जो रेक्टम रूट से सपोजिटोरीज कहलाएगी। और इनमें हमें इरिटेट करने वाली जो ड्रग है जीआईटी में, उनको हम रेक्टल रूट से देते हैं। और ड्रग्स हैविंग बैड टेस्ट, किसी ड्रग का यदि टेस्ट बैड है यानी हमें अच्छा नहीं लगता
और ऑर्डर खुशबू उसकी बुरी है, अच्छी नहीं है, तो उनको हम सपोजिटरीज फॉर्म में जो है रेक्टल रूट से या अदर रूट से दे सकते हैं। और इट इज़ सुटेबल फॉर द ड्रग विच आर डिस्ट्रॉयड बाय पोर्टल सर्कुलेशन। इट इज़ सुटेबल फॉर ओल्ड एज पेशेंट फाइनली डिफिकल्टी स्वेलोइंग ऑफ ड्रग, यानी किसी ड्रग को हम दे रहे हैं और स्वेलोइंग निगलने में उसमें प्रॉब्लम होती हैं, तो ऐसी ड्रग को जैसे ओल्ड एज पेशेंट हैं तो उनको हमें फिर जो है सब एज ए सपोजिटोरीज जो है रूट से देना, रूट रेक्टम रूट से देना होगा। अब है टाइप ऑफ सपोजिटोरीज। हमारे पास डिफरेंट सपोजिटोरीज हैं, उनका हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास रेक्टल सपोजिटोरीज, यानी रेक्टल रूट से दी जाने वाली सपोजिटोरीज हैं। और रेक्टल रूट से जो सपोजिटोरीज दे रहे हैं दे आर यूजुअली टॉर्पीडो शेप, यानी कैसी होती है, टॉर्पीडो शेप में होती हैं। और आप इसको देखो याद करें, इसका वेट यदि आप चाइल्ड में देते हैं तो 1 ग्राम और एडल्ट में देते हैं तो 2 ग्राम, डबल है। तो आप इसको याद करिए, ये हमारे पास क्या है, RT। आप रजनीगंधा तुलसी खाते हैं और रजनीगंधा तुलसी को 1 बार भी खा सकते हैं और 2 बार भी खा सकते हैं। इस कोड से याद करें, यानी R मीन्स रेक्टल रूट से देंगे और T मीन्स टॉर्पीडो सेफ होगी। और यदि आप बड़े हैं तो 2 रजनीगंधा तुलसी खाएंगे, और आप यदि 18 साल से ऊपर हो लेकिन बच्चे टाइप में बिहेव करते हो तो आप 1 खाएंगे। तो ये क्या हुआ, रेक्टल सपोजिटोरीज। आप यदि वेजाइनल सपोजिटोरीज की बात करें तो वेजाइनल सपोजिटोरीज को हम नॉन एज पेसरीज, यानी इनको हम पेसरीज भी बोलते हैं, PEASARIES, एस यहाँ पे कट है, तो आप इनको वेजाइनल सपोजिटोरीज को क्या बोलेंगे, इनको आप पेसरीज भी बोलते हैं। और यूजुअली ओवी फॉर्म शेप में होती है, जैसे फीमेल में एग फॉर्मेशन होता है और एग जो है ओवम शेप में होता है, तो आप ओ के नाम से याद करें इस तरह से। तो आप कह सकते हैं कि वेजाइनल सपोजिटोरीज जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, P मीन्स पेसरीज बोलते हैं। और ये क्या है, O मीन्स क्या होगा, ओवी शेप में होती हैं। तो आप यहाँ देखिए, इसको आप क्या करेंगे, VPO है ना, जैसे APO होता है तो VPO कोड के नाम से याद करो। और VPO कोड का मतलब होता है वेजाइनल सपोजिटोरीज नॉन एज पेसरीज एंड यूजुअली सैप इज ओविफोरम। ये जो है इसकी ट्रिक होगी। इसके बाद में आप थर्ड जो है क्या देखेंगे, यूरिथ्रल वेजाइना। यूरिथ्रल वेजाइना जो है नॉन एज बोगीज, ये बोगीज के नाम से जानते हैं। और आप बताइए यूरिथ्रा कैसा होता है, जैसे ये मेल है, ये मेल है, और इस मेल में आप बताइए, आप मेल का यूरिथ्रा जो है वो इस तरह से लॉन्ग होता है ना, और यूरिथ्रा लॉन्ग है, जबकि फीमेल जो है उसका यूरिथ्रा साइज़ कम होता है। और यहाँ इसका यूरिथ्रा आप 4 सेंटीमीटर मानिए एक एवरेज, और यहाँ इसका साइज जो है इसका 5 गुना, यानी मेल में 5 गुना 20 सेंटीमीटर होता है। इस ट्रिक से आप इसको याद करें, यानी 5 गुना मेल में यूरिथ्रा होता है। और यूरिथ्रा की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ही यहाँ मेल में UTI इन्फेक्शन जो है वो रेयरली होता है, जबकि यहाँ जो फीमेल होती है उनमें UTI इन्फेक्शन जो है वो बार बार होता है और जल्दी होता है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है बाहरी और इंटरनली एनवायरनमेंट में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, इसलिए UTI इन्फेक्शन फीमेल में 10 गुना से भी ज़्यादा होता है, जबकि मेल में बहुत ही कम होता है। यूरिथ्रल सपोजिटोरीज आप यूज़ करेंगे। और आप बताइए, मेल का जो यूरिथ्रल सिस्टम है वो इस तरह से होता है, और ये इसकी पाइप है एक तरह से यूरिथ्रा, तो आप इसमें पेंसिल टाइप का जो है एंट्री करवाएंगे, है ना। और यदि फीमेल हो तो फीमेल में जो है उसका यूरिथ्रा जो है वो कैसा है, साइज छोटा है, तो उसमें फीमेल में जो है यूरिथ्रल सपोजिटोरीज का साइज भी छोटा होगा और मेल में बड़ा होगा। और यूरिथ्रल को हम नॉन एज बोगीज के नाम से जानते हैं और पेंसिल शेप में होता है। तो यूरिथ्रल सपोजिटोरीज यू, और एक जो है नेजल सपोजिटोरीज है ना, नेजल सपोजिटोरीज जो है वो भी क्या है, वो बोगीज के नाम से जाना जाता है। तो आप इस तरह से याद करें कि ये भी पेंसिल शेप में है और बोगीज, तो आप कह सकते हैं कि एक ब्लड प्रेशर होगा, किसको, NU को याद रखो, इसका मतलब ये ट्रिक होगी, यानी B मीन्स होगा, B मीन्स बोगीज है ना। और बोगीज कैसी होगी, पेंसिल शेप में, किस किस में होगी, नेजल रूट से दे दो या यूरिथ्रल रूट से दे दो। तो नेजल और यूरिथ्रल दोनों रूट से दी जाने वाली जो बोगीज हैं उनको जो है पेंसिल शेप में देते हैं। और पेसरी जो है BP मीन्स क्या होगा, पेंसिल शेप में होगी।
और एन यू नेजल और यूरिथ्रल रूट से देंगे, यानी पी वर्ड्स को याद करना है। और इसके अलावा मैंने वी पी ओ बताया, तो उसमें आपको याद करना है वी पी ओ, यानी वेजाइनल में हम जो है पेस्ट्रीज यूज करते हैं, और वो कैसी होती है, ओवी सैप में पेस्ट्रीज। जैसे ईयर रूट से दी जाने वाली सपोजिटोरीज ईयर कॉन्स कहलाती हैं। जैसे ये हमारा ब्रेन है, ये हमारी आइज़, और ये हमारे इस तरह से कान होते हैं। और यहाँ जो हमारे ईयर है, इस ईयर रूट से दी जाने वाली जो कॉन्स है वो क्या कहलाते हैं, ओरिनेरीज, AURI, ओरिनेरीज कहलाते हैं। और ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेक्टल रूट से दी जाने वाली, ट्रिक से याद करें तो रेक्टल रूट से दी जाने वाली जो सपोजिटोरीज हैं वो आरटी कोड से याद करें। और आरटी कोड में मैंने आपको बताया 1 2, यानी बड़ा हो तो 1 खाएगा, बड़ा हो तो 2 खाएगा, छोटा हो तो 1 खाएगा। रजनीगंधा तुलसी, आर मीन्स रेक्टल रूट से दी जाने वाली टॉर्पिडो शेप में होगी रजनीगंधा तुलसी। और वेजाइनल की हमने बात करी कि VPO के नाम से याद करो, वी मीन्स वेजाइनल, पेस्ट्रीज बोलते हैं, और ओवी शेप में होगी। इसके अलावा मैंने बोला ब्लड प्रेशर बढ़ेगा किसका, NU का, यानी हम कह सकते हैं कि यानी बोगीज कहलाएंगी। और ये पेंसिल शेप की होगी, चाहे नेजल रूट से दो चाहे यूरिथ्रल रूट से दो। और यूरिथ्रल रूट से यदि आप दे रहे हैं तो इनका जो है साइज होगा वो कितना होगा, 4 ग्राम, 2 ग्राम। इस तरीके से आप इनको याद करें। तो RT रजनीगंधा तुलसी 1 2, VPO और BPNU ये सब जो है आपको याद रह जाएंगी। अब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो ये है हैंड मोल्डिंग एंड हैंड रोलिंग कह सकते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, यानी आपने कोई भी एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने जो भी बेस है उन बेस को मिक्स किया और हाथ से ही बना लिया। तो ये क्या है, ये एक नेचुरल मेथड यानी ओल्डेस्ट मेथड है, और हैंड मेथड भी कह सकते हैं इसको। तो ये अपनी सपोजिटोरी बनाने की सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। और इसके बाद में फ्यूजन मेथड में जो है इस तरह से हमारा एक कंटेनर लिया, कंटेनर में इसको थोड़ा हीट करते हैं और यहाँ से उसको फ्यूज करते हैं, उनको मिक्स करते हैं और मिक्स करके हम बनाते हैं, तो वो फ्यूजन मेथड कहलाती है। एक है कोल्ड कंप्रेशन का मतलब होता है कोल्ड कंप्रेशन, यानी हम कह सकते हैं कि इस मेथड के अंदर जो है, जैसे हमारे पास इस तरह से डिज़ाइन होती है, यानी खाँचे होते हैं और इन खाँचों में भर के हम जो है कोई सपोजिटोरी बना रहे हैं, तो वो कोल्ड कंप्रेशन मेथड है, जिसमें विदाउट हीट जो है ये प्रोसेस हम करते हैं। और इसके बाद में है सपोजिटोरीज बेस में क्या है, प्रॉपर्टीज़ में इट शुड रिटेन द साइज एंड शेप ऑफ सपोजिटोरीज मेल्ट बाय बॉडी टेम्परेचर, यानी इसका मेल्टिंग जो है इसका बॉडी टेम्परेचर मेल्ट होना ज़रूरी है। ये नॉन इरिटेंट हो। एसिड वैल्यू कितनी होती है इसकी, देखो एसिड वैल्यू ए वैल्यू इसकी 2 होगी, और इसकी सेपोनिफिकेशन वैल्यू S, इसको आप लिखना 2 के पास में 2 0 और 245 है ना, 4 5 ये लगा देना 200। देखो यहाँ से ये मिस्टेक होगी, 245 हो गया। और इसके बाद में आप आयोडीन वैल्यू की बात करें तो आयोडीन वैल्यू कितनी होगी, वो 7 होगी। तो आप इनको याद करें, जैसे ASI जो है होता है, तो ASI के नाम से याद करें कि यहाँ जो एसिड वैल्यू होगी वो कितनी होगी, A, इसके बाद में S लेगा, सल्फोनिफिकेशन वैल्यू बड़ा वर्ड्स है तो बड़ी इसकी वो लेना 200 से 245, और I जो है वो कितनी होगी 7। फिर है ओलिजीनियस बेसिस की यदि हम बात करें तो ओलिजीनियस बेस जो है, इनको हम ऑयली बेस भी बोल सकते हैं। और ये देखो ये हाइड्रोजनेटेड बेस हैं, और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स कह सकते हैं, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। और इमल्सिफाइड कोका बटर जो है ये होते हैं। कोका बटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, कोका बटर जो है वो थियोब्रोमा ऑयल ही होता है, और इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है यही होता है कोका बटर, या इसको थियोब्रोमा ऑयल बोल दो, बात एक ही है। और इसके अलावा इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम थियोब्रोमा कोका एंड मेल्ट एज 32
35 डिग्री सेंटीग्रेड। दी वाटर नंबर, देखो वाटर नंबर क्या होता है, जैसे हमारे पास 100 ग्राम फेट है, 100 ग्राम फेट है, और 100 ग्राम फेट जो है वो कितने ग्राम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, ये हमारे पास फेट है, इसमें हमने वाटर ऐड किया, और ये 100 ग्राम फेट जो है कितनी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ये इसका वाटर नंबर होता है। और दी वाटर नंबर ऑफ कोका बटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ ट्विन, यानी हमें किसी भी कोका बटर का यदि वाटर नंबर इंक्रीज करना है, यानी वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करे, तो उसके लिए हमें क्या एडिंग करना होगा, ट्विन को ऐड करना होगा। ट्विन ऐड करेंगे, और ट्विन जो है वो ऐड करेंगे, वो क्या होगा अपने आप में, वो एक सरफेक्टेंट होगा। तो जब भी हमें यहाँ वाटर नंबर को इंक्रीज़ करना है कोका बटर में, तो इंक्रीज़ करने के लिए हमें ट्विन को ऐड करना होगा, जो कि अपने आप में एक सरफेक्टेंट होते हैं। एग्जिस्ट इन 4 पॉलीमेरिक फॉर्म्स, यानी ये जो एग्जिस्ट 4 पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, जो कि हमारे पास कितनी होती हैं, जैसे अल्फ़ा, अल्फ़ा, बीटा, बीटा डैश और गामा। ठीक है, ये इसकी 4 फॉर्म होती हैं, और 4 फॉर्म में ये एग्जिस्ट होता है। इनके यदि हम टेम्परेचर की बात करें, तो अल्फ़ा का टेम्परेचर जो है आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, इसका 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और बीटा की बात करें तो बीटा जो है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 18 से 23 आप लिखेंगे, इसका चॉइस आगे बाद में कर लिया। फिर इससे आगे कितना होगा, 34 से 35, और यहाँ से 18 से स्टार्ट हुआ है, तो ये गामा का कितना होगा, ये 18 होगा। और डिसएडवांटेज की यदि हम बात करें, ये एडवांटेज हुए, डिसएडवांटेज देखो, स्टिक टू मोल्ड। स्टिक टू मोल्ड का मतलब होता है, जैसे हमारे पास इसके बनाने की ये मेथड है, जैसे ये हमारे पास इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, और इस तरह से स्ट्रक्चर इसकी ये होती है, इसके अंदर सपोजिटोरीज अपना शेप लेती है, और ये जब आपस में इनको हम इस तरह से दोनों को ओवरलैप करते हैं, दोनों को बंद करते हैं, तो वहाँ से ओपन, जब इसको फ्रीज में रखेंगे फिर ओपन करेंगे, तो ये क्या होगी, ये यहाँ इसके अडेर हो जाती है, चिपक जाती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिक टू मोल्ड। यानी इसका चिपकना जो है वो होता है। इसके अलावा रेंसिडिटी, रेंसिडिटी कहाँ होगी, यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉब्लम कहाँ होती है, जहाँ ओलिजिनस बेसिस हो। ओलिजिनस बेसिस होता है, जैसे हमारा घी है, घी को हम यदि 2 दिन के लिए रख दें या 15 दिन के लिए रख दें, तो घी में जो है स्मेल आती है, बदबू आती है, और उसी की वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन को यदि हमें वहाँ प्रिवेंट करना है, तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो मिक्स करना होगा, और एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिक्स करना होगा। और ओलिजिनस बेस जो है उनको रैंसिड होने से स्टॉप करने के लिए जो है हमें एंटी ऑक्सीडेंट मिक्स करना होगा, क्योंकि वहाँ बैड स्मेल आएगी, और बैड स्मेल को मिनिमाइज करने के लिए एंटी ऑक्सीडेंट मिक्स करेंगे। फिर है ब्लूमिंग। ब्लूमिंग मीन्स होता है कि जैसे कोई भी ये सपोजिटोरीज हैं, ए वाइट पाउडर इज़ डिपॉजिट ऑन कोका बटर सपोजिटोरीज, यानी ये हमारे पास सपोजिटोरीज है, इसके ऊपर ऐसे वाइट पाउडर जो है वो आ जाता है, यानी आप ड्राइनेस मान लो या कैसे मानो, इसके ऊपर वाइट पाउडर आ जाता है, और वाइट पाउडर आना ही ब्लूमिंग कहलाता है। और इस ब्लूमिंग प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करना है, तो उसे हमें सपोजिटोरीज को एल्युमिनियम फॉइल में जो है रैपिंग ऑफ दी सपोजिटोरी इन एल्युमिनियम फॉइल में बंद करना होगा, और स्टोरेज जो है वो लो टेम्परेचर पर होना चाहिए। यदि आप ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो उससे भी ब्लूमिंग प्रॉब्लम आएगी। तो ब्लूमिंग प्रॉब्लम को 2 क्रिएट करती हैं, या तो एल्युमिनियम फॉइल में हमने इसको स्टोर नहीं किया, या टेम्परेचर जो है वो हमने थोड़ा हाई कर दिया, तो ब्लूमिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर है लीकेज फ्रॉम बॉडी कैविटी, यानी जैसे ये रेक्टल रूट है, इस रेक्टल रूट से हमने कोई सपोजिटोरीज एंटर करवाई है, इसके बाद से सपोजिटोरीज क्या है, यहाँ डिजोल्व होगी, डिजोल्व होते इसके अंदर जो ऑयल वगैरह है ना, थियोब्रोमा ऑयल, वो जो है यहाँ आ जाता है, इसको हम बोलते हैं लीकेज फ्रॉम बॉडी कैविटीज़। लीकेज फ्रॉम बॉडी कैविटीज़। एक्सिबिट मार्क्ड पॉलीमॉर्फिज्म, इसका मतलब होता है
कि यहाँ हमने टेम्परेचर या कूलिंग इफेक्ट में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है ना, तो यहाँ जो इसके डिफरेंट पॉलीमॉर्फिज्म है अल्फा बीटा गामा, उससे रिलेटेड देखो बीटा डैश जो फॉर्म है वो बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। और बीटा डैश फॉर्म का बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होना कब होगा, जब हम हीटिंग कर रहे हैं या उसको कूलिंग कर रहे हैं, जब उसको गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं, उस टाइम में इसको कंट्रोल वे में नहीं किया तो बीटा डैश फॉर्म बीटा में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इसी को हम एक्सिबिट मार्क्ड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्लोरल हाइड्रेट और लैक्टिक एसिड लिक्विफाई इट, ये सब इसकी डिसएडवांटेज हैं। और अब हम देखते हैं इमल्सिफाइड बेस के बारे में बात करते हैं। इमल्सिफाइड बेस जो है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑइंटमेंट बेस होंगे तो वहाँ पर भी यही होंगे, और ये जो है वो कौन कौन से हैं, देखो मेसोपोल, वाइट सोल और एक जो है मासा एस्ट्रेनियम, ये सब जो है क्या है, MW ई के नाम से याद करो, और EMW है ना, इस तरह से। तो ये तीनों क्या है, इमल्सिफाइड बेस हैं। और ऑइंटमेंट बेस में भी हम इनको यूज़ करते हैं। और वाटर सोल्यूबल यदि बेस की हम बात करें तो वाटर सोल्यूबल बेस या हाइड्रोफिलिक बेस जो है वो ग्लिसरोजिलेटिन बेस, यानी ग्लिसरीन में हम जिलेटिन मिक्स कर रहे हैं, और ग्लिसरीन में जिलेटिन का मिक्सर जो है ग्लिसरोजिलेटिन बेस कहलाता है। इट इज़ ए मिक्सर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर विच इज़ मेड स्टिफ बाई दी, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यूज फॉर वेजाइनल सपोजिटोरीज, यानी वेजाइनल सपोजिटोरीज को हम बना रहे हैं तो वहाँ जो है ग्लिसरोजिलेटिन बेस यूज करते हैं। वेजाइनल देखो, वेजाइनल वर्ड्स में क्या है, VAGINL, तो जी वर्ड से पकड़ो, यानी जी मीन्स यानी ग्लिसरोजिलेटिन वर्ड्स जो है जिलेटिन बेस यानी वाटर सोल्यूबल बेस है वो यूज करते हैं। इसके बाद में है सोप ग्लिसरीन बेस। सोप इज़ यूज्ड फॉर हार्डनिंग एजेंट, यानी थोड़ा सा हार्ड बनाना है तो हम सोप ग्लिसरीन बेस, सोप इज़ यूज्ड एज हार्डनिंग एजेंट इंस्टेड ऑफ ग्लिसरीन, यानी ग्लिसरीन के कंपेयर में सोप जो है वो क्या होगा, सोप ग्लिसरोजिलेटिन बेस वो ग्लिसरीन जिलेटिन बेस की कंपेयर में थोड़ा सा हार्ड होगा। दी हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये नेचर में हाइड्रोस्कोपिक होता है। PEG बेस, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोस बेस, जिनको हम मैक्रोवोल बोलते हैं, और आर कॉमनली नोन एज कार्बोवेक्स पॉलीग्लाइकोल्स या मैक्रोवोल के नाम से जानते हैं, और दे आर इनकम्पेटेबल विथ टेनिन, फिनोल और क्वार्टरी अमोनियम कंपाउंड के साथ पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल बेस जो है वो इनकम्पेटेबल होते हैं, यानी पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल जो है वो क्या होते हैं, इनकम्पेटेबल होते हैं। देखो हमने कहा पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल जो बेस है उनको मैक्रोवोल बोलते हैं, और ये मैक्रोवोल जो है इनको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल जिसको हमने मैक्रोवोल का है ना, इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं, जैसे OTP आता है अपने मोबाइल पे, तो OTP ओ में थोड़ा आप ऐसे कर दो QTP हो गया। अब Q के नाम से यानी क्वार्टरी अमोनियम कंपाउंड जो भी हैं वो क्वार्टरी अमोनियम कंपाउंड जो है उनके साथ में या टेनिन के साथ में या फिनोल के साथ में, यदि आप P को उठाओ, P मीन्स पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, तो पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल जो है वो बेस क्या होते हैं, वो इनके साथ में इनकम्पेटेबल होते हैं। अब है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच डिस्प्लेसमेंट वन पार्ट ऑफ द बेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। यानी इसका कहने का मतलब है कि आप कोई भी सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं, उसके अंदर यदि ड्रग की क्वांटिटी ज़्यादा है, ड्रग की क्वांटिटी यदि ज़्यादा, इसको साइज़ का जो शेप है ना, ये साइज़ ये हमें इतना ही रखना है, इसे बढ़ाना नहीं है, और इसलिए इसमें अगर एक चीज़ बढ़ती है तो एक चीज़ हमें घटानी पड़ेगी। यानी इसमें ड्रग का जो वॉल्यूम है वो यदि किसी ड्रग का ज़्यादा हो, ये ज़्यादा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो बेस आप मिक्स करेंगे उसको आपको कम करना पड़ेगा, और ड्रग यदि कम है तो उसका बेस जो है वो आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहाँ पे जो है वो अप्लाई होती है, वो यहाँ सपोजिटोरीज में लागू होती है। दी क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच इज़ डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ द बेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। पैकिंग एंड स्टोरेज से रिलेटेड देखो, पैक इन एल्युमिनियम फॉयल, कोका बटर एंड ग्लिसरोजिलेटिन बेस, और जो है इनका स्टोर जो है इन फ्रीजर में हम करते हैं, जबकि पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल जो है उसका स्टोर हम रूम टेम्परेचर पर करते हैं। तो आप पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल का स्टोर कहाँ करेंगे, रूम टेम्परेचर पर PR, जबकि यहाँ कोका बटर का स्टोर कहाँ करते हैं आप,
CR, इस तरह से याद करें। R मीन्स रूम टेम्परेचर, और यहाँ ये क्या है, रेफ्रिजरेटर। तो बड़ा क्या कौन सा है, देखो P बड़ा है, तो आप रूम में RO के नाम से याद करना, तो इसका मतलब ये रूम टेम्परेचर पर ये स्टोर होगा। ग्लिसरोजिलेटिन बेस की एक कमी है कि यहाँ डिसएडवांटेज क्या होगा, यहाँ ग्लिसरोजिलेटिन बेस जो है चांस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांस होते हैं। तो हमने यहाँ इमल्सिफाइड बेस के बारे में डिस्कस किया, इसके बाद में वाटर सोल्यूबल बेस के बारे में डिस्कस किया, और इसमें वाटर सोल्यूबल बेस ग्लिसरोजिलेटिन बेस है, और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल बेस है, सोग्लिसरीन बेस है। और सोग्लिसरीन बेस जो है वो इनके कंपैरिजन में क्या है, थोड़े हार्ड होते हैं। ग्लिसरोजिलेटिन बेस के केयर के कंपेयर में कुछ हार्ड होंगे, और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल जो हमने कहा ये इनकम्पेटिबल होता है किसके साथ में, OTP के नाम से याद करो कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल जो है वो OTP आता है ना, इस तरह से याद करें। P मीन्स पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, जिसको हमने मैक्रोगोल कहा, और ये इनकम्पेटिबल होता है O यानी क्वाट्री अमोनियम कंपाउंड, टेनिन्स और फिनोल के साथ में। और पैकिंग एंड स्टोरेज, इवोल्यूशन ऑफ सपोजिटोरीज। इवोल्यूशन ऑफ सपोजिटोरीज का मतलब होता है कि हमें सपोजिटोरीज का इवोल्यूशन करना है तो डिसोल्यूशन टेस्ट कर सकते हैं। और आपने DMLT कोर्स तो देखा है, DMLT ठीक है, और PQRS T के बाद में क्या है, U आता है, तो T को आप U कर दीजिए। तो DMLT कोर्स के नाम से याद करें कि जब भी हमें सपोजिटोरीज का यदि इवोल्यूशन करना है तो DMLT लोगों को हम जो है क्या करवाएंगे, इसका इवोल्यूशन कराएंगे। इस ट्रिक से याद करें, दिस इज़ माई ट्रिक। और ये कोई DMLT लोग नहीं करते इसका इवोल्यूशन, ध्यान रखना है। इवोल्यूशन ऑफ सपोजिटोरीज DMLT, यानी D मीन्स क्या होगा, डिसोल्यूशन टेस्ट, M मीन्स मेल्टिंग, और L मीन्स लिक्विफिकेशन ऑफ सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट, और U यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ सपोजिटोरीज हैं। हमने आज जेल के बारे में डिस्कस किया, और जेल में हमने कहा आपको कि ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, और जेल जो है एक फिंक्सिक एजेंट है, और जेल में यदि हम कोई ड्रग डालें है ना तो मेडिकेटेड जेल बन जाती हैं। और जेल को बनाने का सिस्टम यदि हम देखें तो जेल कैसे बनती है, देखो इस तरह से बनती है जेल। जैसे ये एक हमारे पास बीकर है, इसमें हमने वाटर ऐड किया, और वाटर में हम जेलिंग एजेंट मिक्स करते हैं। जैसे मैं अकेसिया को मिक्स करता हूँ, मैंने जेलिंग एजेंट मिक्स कर दिया है, और ये अकेसिया है। अकेसिया मिक्स करने के बाद ये धीरे धीरे इसके अंदर डिजोल्व होगा, और धीरे धीरे वाटर को विस्कस करेगा, और वाटर की विस्कोसिटी जो है कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यही जेलिंग जो है वो फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद में हमने डिस्कस किया इनकी डिफरेंट टर्म के बारे में। ये हमारे पास जेल का एक मॉलिक्यूल है, और इस जेल के मॉलिक्यूल में पहले तो दो मेथड है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो अंदर आएंगे, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल अंदर आएंगे। ये दो मॉलिक्यूल कौन सी है, आप इनको लिख लिए IS के नाम करो। I का मतलब क्या होगा, यानी वाटर का मॉलिक्यूल अंदर आया, और यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल अंदर आने के बाद इसके साइज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वो कौन सी मेथड है, इम्बिशियन, टेकिंग अप ए सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड विदाउट ए मेजरेबल इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता, तो इम्बिशियन मेथड है। और यदि वाटर के मॉलिक्यूल को एंटर करने के बाद साइज में परिवर्तन हो जाए तो वो स्वेलिंग कहलाती हैं। इसके बाद में हमने कहा ये दो मेथड में वाटर के मॉलिक्यूल अंदर आते हैं, और एक मेथड होती है जो हम यहाँ देखते हैं येलो, ये हमारे यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जाएगा, तो ये क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, और श्रिंक जो होगी वो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सिनार्सिस बोलते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि वाटर के मॉलिक्यूल बाहर चले गए और उसका बिल्कुल हड्डी की तरह बना दिया, यानी हीरो से जीरो बना दिया, है ना, तो हीरो से जीरो बना दिया तो आप इसको क्या कहेंगे, जीरो जेल। और इसके अलावा चाय की पपड़ी बन जाती हैं तो स्किन फॉर्मेशन होता है, तो स्किन फॉर्मेशन होना ये भी यहाँ जेल से रिलेटेड वर्ड्स हैं। और यहाँ इस जेल में जो पपड़ी आती हैं, यानी वाटर का क्या हो रहा है, ई ऑपरेट हो रहा है वाटर, और इस ई ऑपरेट को यदि हमें रोकना है, स्टॉप करना है, तो हमें यहाँ ह्यूमेक्टेंट को ऐड करना होगा, और ह्यूमेक्टेंट जो है वो यहाँ क्या करेंगे, वो जो है वाटर का ई ऑपरेट होने से यहाँ इनहिबिट करेंगे। सपोजिटोरीज़ के बारे में हम बात करें तो सपोजिटोरीज़ के बारे में हमने कहा कि एडवांटेज ऑफ सपोजिटोरीज़, जैसे GIT में इरिटेट करे कोई ड्रग तो वहाँ यूज़ करेंगे, या हम कह सकते हैं कि ये ड्रग यदि ओल्ड एज पेशेंट में स्वेलो में प्रॉब्लम आए तो वहाँ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और टाइप ऑफ सपोजिटोरीज़ की बात करें तो हमने कहा रेक्टल रूट से यदि हम यूज़ कर रहे हैं
तो रेक्टल रूट से हमने ट्रिक दी है आपको, रजनीगंधा, तुलसी, छोटा है तो 1 खिलाइए, बड़ा हो तो 2 खिलाइए। इसके बाद में हमने कहा कि वेजनल सपोजिटोरीज को VPO के नाम से याद करो, यानी वी वेजाइनल और इसको पेसरीज बोलते हैं, O मीन्स ओविसैप में होती हैं। इसके अलावा हमने कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है किनका, NU, 2 का नाम याद रखो, NU, यानी नेजल सपोजिटोरीज हो या यूरिथ्रल सपोजिटोरीज हो वहाँ पेंसिल शेप में होती हैं और इनको हम बोगीज़ के नाम से जानते हैं। और यूरिथ्रल में U सबसे लास्ट का वर्ड्स है तो उसमें आप बना दीजिए 2 ग्राम 4 ग्राम, यानी मेल हो तो 4 ग्राम, फीमेल हो तो 2 ग्राम यूरिथ्रल सपोजिटोरीज हम यूज करते हैं। और ईयर कॉन्स के बारे में हमने बताया कि ये ऑरिकल्स ऑरिनरीज कहलाते हैं एंड सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। इसकी मेथड बनाने की हैंड मोल्डिंग, फ्यूजन, HFC कोल्ड मेथड होती हैं। और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बताया ओलिजिनस बेस, ऑयली बेस, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, इमल्सिफाइड कोका बटर। इसके बाद में डिसएडवांटेज के बारे में हमने बात की, स्टिक ऑफ मोल्ड, यानी हम बना रहे हैं और यहाँ इसके खांचे में ही जो चिपक जाए तो हमने उसको कहा स्टिक ऑफ मोल्ड, ल्यूब्रिकेशन ऑफ मोल्ड विथ कैस्ट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। और रैंसिडिटी यदि बात करें तो रैंसिडिटी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन होना, और ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एज ए एंटी ऑक्सीडेंट यहाँ मिक्स करेंगे। और यहाँ कौन मिक्स करेंगे, देखो O यानी ओलिजिनस वर्ड्स है तो ऑयल सोल्यूबल एंटी ऑक्सीडेंट यहाँ अपन मिक्स करेंगे। ब्लूमिंग की बात करें तो यहाँ इस पर वाइटनेस पाउडर जमना, ये क्या है ब्लूमिंग की हमने 2 वजह बताई, या तो टेम्परेचर आपने ज़्यादा किया है तब होगा, या इसने आपने इसको एल्यूमिनियम फॉइल में जो है इसको क्लोज नहीं किया तब ऐसी प्रॉब्लम आती हैं। और यदि हम एक्सिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, बीटा डैश का बीटा में कन्वर्ट होना, ये एक्सिबिट पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। और इमल्सिफाइड बेस जो है MWM के नाम से याद करना। और वाटर सोल्यूबल बेस जो है ग्लिसरो जिलेटिन बेस, वेजाइनल में जो यूज़ करते हैं वो ग्लिसरो जिलेटिन बेस होते हैं, वेजाइनल में G वर्ड से पकड़ना। और सोप जिलेटिन थोड़ा हार्ड होता है। और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल बेस में मैंने आपको बताया P, यानी P पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल पे क्या आएगा, OTP आएगा। O मीन्स क्वार्टरी अमोनियम कंपाउंड। और टेनिन और फिनॉल जो है वो क्या होंगे, वो पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल बेस जो है वो इनसे इनकम्पेटेबल होता है। इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।